नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। जेम्स एंसन फ्रेरर के 1880 की किताब अपराध और दंड। जी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये असल में 18वीं सदी के एक इतालवी विचारक थे, सेसारे बेकारिया। उनका एक बहुत ही मशहूर काम है दी डिलिटी ए डिले पेने, यानी अपराधों और दंडों पर। ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है और फ्रेरर ने उस पर अपनी तरफ से काफी कुछ जोड़ा भी है, एक तरह से टिप्पणी की है। हाँ, ये फेरर का काम इसे सिर्फ अनुवाद से ज्यादा बना देता है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो फ्रेरर की किताब के उन हिस्सों से है जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जैसे इंटरनेट आर्काइव और प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पर। तो इसमें फ्रेरर की अपनी प्रस्तावना है, बेकारिया की जिंदगी के बारे में कुछ काफी रोचक बातें हैं, और जाहिर है बेकारिया के अपने विचार फ्रेरर के अनुवाद के जरिए हम तक पहुंचे हैं। और हमने इसके साथ कुछ हिंदी स्टडी गाइड्स को भी देखा है जो बेकारिया के काम का विश्लेषण करते हैं। हाँ, वो भी। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम असल में ये समझना चाह रहे हैं कि बेकेरिया ने उस जमाने में 18वीं सदी में यातना और मृत्युदंड जैसी चीजों को कैसे चुनौती दी। जी, उनके तर्क क्या थे? हाँ, उनके तर्क क्या थे और वो समय कैसा था जब बेकेरिया ये सब लिख रहे थे। और ये भी देखेंगे कि उनके ये जो नई विचार थे ज्ञानोदय वाले, उन्होंने यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में कानूनी सुधारों को कैसे कैसे प्रेरित किया। हाँ, इसका असर काफी दूर तक गया। यकीन मानिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी, लोम्बार्डी, इटली का एक हिस्सा जो उस वक्त ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। जी। जरा सोचिए उस वक्त का कानूनी निजाम कितना कितना सख्त रहा होगा। टॉर्चर करना, यातना देना या किसी पर चुपके से इल्जाम लगा देना, ये सब तो आम बात थी, बहुत आम। इसी माहौल में 1738 में मिलान शहर में जन्म हुआ सेसारे बेकेरिया का। और देखिए कमाल की बात क्या है, वो कोई मंझे हुए वकील या जज नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक नौजवान दार्शनिक थे। जब उनकी ये किताब छपी 1764 में, तब वो सिर्फ 26 साल के थे। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिखने की जो असल वजह थी वो उस समय की जो दमनकारी कानूनी प्रक्रियाएं थीं वो थी, जिनका उन्होंने शायद सीधे तौर पर तो नहीं पर अपने दोस्तों के जरिए जरूर अनुभव किया होगा। अच्छा। उन्हें प्रेरणा मिली, जैसा आपने कहा, ज्ञानोदय के बड़े विचारकों से। दिदेरो, हेल्वेटिस, ह्यूम, मॉन्टेस्क्यू, इन सब का उन्होंने काफी अध्ययन किया था। और फिर उनके अपने दोस्त थे पिएट्रो और अलेसांद्रो वेरी। वेरी बंधु। हाँ, वेरी बंधु। ये खुद मिलान के पढ़े लिखे तबके से थे और इन्होंने ही बेकारिया को लिखने के लिए, कह सकते हैं, उकसाया। पिएट्रो वेरी तो उस समय कैदियों के संरक्षक यानी प्रोटेक्टर ऑफ प्रिजनर्स जैसे एक अहम पद पर भी थे। तो वो जेलों की जो खराब हालत थी, कैदियों पर जो जुल्म होते थे, वो सब अपनी आंखों से देख रहे थे। इन दोस्तों का मिलान में एक ग्रुप भी था जिसे वो मजाक में एकेडमी ऑफ फिस्ट्स कहते थे। नाम तो अजीब है। हाँ, नाम थोड़ा अटपटा है, पर असल में ये एक इंटेलेक्चुअल सर्कल था जहां नए सुधारवादी विचारों पर खूब बहस होती थी। और इसी ग्रुप ने इल कैफे नाम की एक पत्रिका भी शुरू की थी जो इन विचारों को फैलाने का एक जरिया बनी। तो ये वेनिस बंधुओं का बड़ा रोल था। अच्छा, बेकारिया के बारे में एक और बात फेरर के नोट से पता चलती है कि वो शुरू में थोड़ा गुमनाम रहना चाहते थे। हाँ, शायद डर था उन्हें। हाँ, डर था कि भाई इतने क्रांतिकारी विचार हैं, कहीं सरकार पीछे ना पड़ जाए। इसीलिए फेरर लिखते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपनी भाषा थोड़ी गोलमोल रखी। अस्पष्ट। हाँ, अस्पष्ट। और फिर उनकी वो पेरिस यात्रा भी काफी चर्चित है। वहां दिदिरो जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों ने तो उनका खूब स्वागत किया जी। पर कहते हैं कि बेकारिया वहां कुछ असहज से थे। उन्हें अपने घर की, अपने शांत माहौल की याद सताती थी। हाँ, उन्हें वो पेरिस का सैलून कल्चर शायद उतना रास नहीं आया। और अफसोस की बात यह है कि इसी यात्रा के बाद कुछ शायद साहित्यिक जलन या विचारों में मतभेद की वजह से उनके वारी भाइयों से रिश्ते भी थोड़े बिगड़ गए थे। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे पर। बेकारिया के जो मुख्य तर्क थे, सबसे पहले बात करते हैं यातना की, यानी टॉर्चर की। बेकारिया ने इसकी जो तीखी आलोचना की है वो फेरर के अनुवाद में साफ दिखती है। बिल्कुल। बेकारिया कहते हैं कि यातना एक ऐसी क्रूरता है जिसे रिवाज ने पवित्र बना दिया है। सोचिए जरा, इसका इस्तेमाल जुर्म साबित होने से पहले ही, कबूलनामा उगलवाने के लिए होता था। हाँ, ये सबसे बड़ी विडंबना थी। बेकारिया ने इसे कहा सच्चाई जानने का ऐसा तरीका जो नरभक्षियों के लिए सही हो सकता है। कितनी सख्त टिप्पणी है। बहुत सख्त। और जो बात इसे सिर्फ एक भावनात्मक अपील से ज्यादा बनाती है वो है बेकारिया का तर्क। उन्होंने इसे पूरी तरह से ज्ञानोदय की जो तर्क बुद्धि है
उस पर कसा। उन्होंने कहा कि यातना सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि ये अतार्किक भी है, बेकार है। क्यों? पहली बात तो ये कि इससे सच पता चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही। एक मजबूत इरादों वाला अपराधी है, वो शायद दर्द सह जाए और बच निकले, और एक कमजोर शायद बेगुनाह इंसान वो दर्द से बचने के लिए झूठा ही कबूल कर ले। हाँ, ये तो हो सकता है ना। तो ये तो ताकत की परीक्षा हो गई, सच्चाई की नहीं। दूसरी बात, ये सजा सुनाए जाने से पहले ही सजा दे देती है, जो कि न्याय के बुनियादी उसूलों के ही खिलाफ है। बिल्कुल। और तीसरी, ये कानून के अधिकार पर नहीं टिकी है, ये सिर्फ जोर जबरदस्ती पर आधारित है। और बेकारिया ने यह भी बताया कि अगर किसी बेगुनाह पर यातना का इस्तेमाल हो तो उसके पास तो सिर्फ हारने को है, जबकि जो दोषी है अगर वो दर्द सह गया तो वो जीत भी सकता है। ये तो बहुत ही उल्टा तर्क है। हाँ, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने इस बात को भी बिल्कुल बेतुका बताया कि किसी के साथियों का पता लगाने के लिए या किसी को बदनामी से मुक्त करने के लिए यातना दी जाए, ये सब अतार्किक है। वाकई जब इस तरह से सोचते हैं तो ये बिल्कुल अतार्किक लगता है। अच्छा, अब आते हैं उनके दूसरे बड़े तर्क पर, मृत्युदंड के खिलाफ। ये शायद उनके काम का सबसे ज्यादा जाना जाने वाला हिस्सा है। हाँ, सबसे प्रसिद्ध। बेकारिया ने सीधे सीधे कहा कि राज्य को, मतलब सरकार को, अपने ही किसी नागरिक की जान लेने का अधिकार ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे राष्ट्र अपने ही एक नागरिक के खिलाफ जंग छेड़ दे। उन्होंने न सिर्फ इसकी जरूरत पर सवाल उठाया बल्कि इसे अमानवीय भी करार दिया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ आलोचना पर ही नहीं रुकी। सही कहा, उन्होंने सिर्फ आलोचना नहीं की, उन्होंने एक विकल्प भी सुझाया, और वो था आजीवन कारावास, जिसे उन्होंने दंडदास्ता, पेनल सर्विट्यूड कहा। अच्छा, दंडदासता, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था जीवन भर की सख्त कैद, जिसमें शायद दोषी को समाज के लिए कोई मेहनत मजदूरी का काम भी करना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये मौत की सजा से बेहतर निवारक है, मतलब अपराध रोकने में ज्यादा कारगर है। हाँ, ये दिलचस्प है। उनका तर्क ये था कि मौत की सजा जो है वो एक तमाशे की तरह होती है, भयानक होती है लेकिन क्षणिक होती है। लोग उसे देखते हैं, शायद डरते भी हैं कुछ पल के लिए, लेकिन फिर जल्दी भूल जाते हैं। इसके उलट जो कैदी आजीवन कारावास भुगत रहा है, वो समाज के सामने एक लगातार दिखने वाला उदाहरण पेश करता है। अच्छा। वो लोगों को रोज याद दिलाता है कि देखो, कानून तोड़ने का ये अंजाम होता है, ये असर ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा गहरा होता है। उन्होंने रूस की महारानी एलिजाबेथ का उदाहरण भी दिया। हाँ, फेरर ने बताया है। जी, जिन्होंने अपने शासनकाल में मृत्युदंड खत्म कर दिया था। और फेरर बताते हैं कि ऐसा करने से रूस में अपराध बढ़े नहीं, बल्कि शायद कुछ हद तक कम ही हुए। तो ये दिखाता है कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए मौत की सजा कोई जरूरी चीज नहीं है। ये वाकई काफी मजबूत तर्क हैं। तो यातना और मृत्युदंड के अलावा बेकारिया ने दंड और न्याय के कुछ और भी बुनियादी सिद्धांत दिए। इनमें से एक जो मुझे खासतौर पर दिलचस्प लगा वो है निश्चितता बनाम कठोरता का सिद्धांत। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बेकारिया का साफ कहना था कि सजा कितनी कठोर है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि अपराधी को ये यकीन हो कि अगर वो पकड़ा गया तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। मतलब सजा का होना पक्का हो। हाँ, सजा की निश्चितता, सर्टेनिटी, उसकी भयावहता, सिवेरिटी से ज्यादा बड़ा निवारक है। बाद में इंग्लैंड के जो मशहूर कानूनविद थे विलियम ब्लैकस्टोन, उन्होंने भी इस बात को माना। अगर लोगों को ये लगे कि भाई पकड़े जाने की संभावना कम है या सजा मिलने की संभावना कम है, तो फिर कानून चाहे कितना भी सख्त क्यों ना बना दो, उसका डर अपने आप कम हो जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ है आनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत। यानी सजा जो है वो अपराध की गंभीरता के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल। ये सुनने में तो आज हमें बड़ा सीधा लगता है, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। बेकारिया ने इंग्लैंड के कानून का मजाक भी उड़ाया था, जहां, जैसा फेरर बताते हैं, एक रुमाल चुराने जैसे छोटे से अपराध के लिए भी मौत की सजा की। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है आज, है ना? और शायद किसी बड़ी डकैती के लिए भी वही सजा। ब्लैकस्टोन ने भी इसे बेतुका माना था। बेकारिया का कहना था कि अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि छोटे अपराध में भी उतनी सजा है जितनी बड़े में, तो फिर बड़ा ही क्यों ना करें। सही बात है। ये तर्क संगत वर्गीकरण जरूरी है। और फिर है शीघ्रता का सिद्धांत। हाँ, जल्दी सजा मिलना। जी, बेकारिया का मानना था कि अपराध करने और सजा मिलने के बीच ज्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए। जितनी जल्दी सजा मिलेगी उतना ही मजबूत एक मनोवैज्ञानिक संबंध बनेगा अपराध और उसके बुरे नतीजे के बीच।
अगर सजा मिलने में बहुत देर हो जाए तो उसका वो निवारक असर जो है वो कम हो जाता है। और एक और बड़ा सिद्धांत जो शायद आज भी बहुत बहुत प्रासंगिक है और बहस का विषय है, कानून सजा तय करें, जज नहीं। जी, ये उनके दर्शन का एक तरह से केंद्र बिंदु है। बेकरिया का मानना था कि सजा तय करने का अधिकार सिर्फ कानूनों को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून समाज की सामूहिक इच्छा का प्रतीक है, जिसे उन्होंने रूसो की तरह सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा। हाँ, ये सामाजिक अनुबंध का विचार उनके लिए बहुत अहम था। संक्षेप में कहें तो लोग अपनी थोड़ी थोड़ी व्यक्तिगत आजादी समाज को इसलिए सौंपते हैं ताकि समाज उनकी बची हुई ज्यादातर आजादी और सुरक्षा की गारंटी दे सके। कानून इसी समझौते का नतीजा है और उन्हें ताकत इसी सामूहिक इच्छा से मिलती है। इसलिए सिर्फ कानून ही बता सकते हैं कि किस अपराध के लिए क्या सजा होगी। जजों का काम सिर्फ ये तय करना है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ, और फिर कानून लागू करना। हाँ, और फिर कानून में जो सजा लिखी है बस उसे लागू कर देना है। उन्हें कानून की भावना या मंशा की अपने हिसाब से व्याख्या करने का हक नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे क्या दिक्कत थी? क्योंकि इससे मनमानी और पक्षपात का दरवाजा खुलता है। अलग अलग जज एक ही कानून की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए बेक्केरिया ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कानून एकदम साफ होने चाहिए, सरल भाषा में लिखे होने चाहिए और आम लोगों की पहुंच में होने चाहिए, ताकि हर नागरिक उन्हें समझ सके। इसी तर्क से उन्होंने फिर गुप्त आरोपों की भी आलोचना की। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी शपथों की भी जो किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर करें। ये सब भरोसे को खत्म करते हैं और एक तरह से कह सकते हैं कमजोर शासन की निशानी है। सही बात है। उन्होंने सजा में समानता के मुद्दे की जटिलता पर भी ध्यान दिलाया। कहा कि सिर्फ नाम के लिए समान दिखने वाली सजा असल में समान नहीं हो सकती, जैसे जुर्माने की सजा। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। एक अमीर आदमी पर उसका शायद ही कोई असर पड़े, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए तो वो तबाही ला सकती है। तो नाम की समानता असल समानता नहीं है। और जो लोग बार बार अपराध करते हैं, रेसिडिविज्म, उनके बारे में भी उन्होंने सोचा। उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि किसी के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही उसे ज्यादा सख्त सजा दे दी जाए। उनका मानना था कि ध्यान नए अपराध की गंभीरता पर होना चाहिए। अच्छा। और इस पूरी बहस को और दिलचस्प बनाते हैं फेरर के दिए गए वो 19वीं सदी के आंकड़े। वो दिखाते हैं कि इंग्लैंड में असलियत में सजा मिलना कितना अनिश्चित था। हाँ, वो आंकड़े चौंकाने वाले थे। जी, कई बड़े अपराधों के लिए भी गिरफ्तारी और फिर सजा होने की दर बहुत ही कम थी। फेरर ने कुछ मामलों में सिर्फ 16% तक बताई है। ये तो बेकरिया के निश्चितता वाले सिद्धांत से बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करता है। तो इन सब इतने क्रांतिकारी विचारों का असर क्या हुआ? क्या दुनिया ने इन्हें हाथों हाथ लिया? फेरर अपनी किताब में बताते हैं कि असर तो हुआ, लेकिन शायद हर जगह एक जैसा नहीं हुआ और एक ही रफ्तार से नहीं हुआ। हाँ, ये तस्वीर काफी मिली जुली सी है। कुछ जगहों पर बदलाव वाकई बहुत तेजी से आया। जैसे एक उदाहरण जो बहुत मशहूर है वो है टस्कनी का। इटली का ही एक राज्य था जी। वहां के शासक ग्रैंड ड्यूक लियोपोल्ड ने 1786 में एक नया कानूनी कोड लागू किया जो लगभग पूरी तरह से बेकरिया के विचारों पर आधारित था। अच्छा, क्या क्या बदला उसमें? उसमें यातना खत्म कर दी गई, अंग भंग करने की सजा खत्म कर दी गई, राजद्रोह जैसे अपराधों की परिभाषा को बहुत सीमित कर दिया गया और यहाँ तक कि हत्या के लिए भी मौत की सजा खत्म कर दी गई। अरे वाह। और फिर फेरर लिखते हैं कि इसके बाद टस्किनी यूरोप के सबसे व्यवस्थित और सबसे कम अपराध वाले इलाकों में गिना जाने लगा। ये एक तरह से बेकारियां के विचारों का प्रैक्टिकल सबूत था कि वो काम करते हैं। ये तो कमाल की बात है। और दूसरी जगहों पे क्या हुआ? रूस में महारानी कैथरीन द्वितीय ने 1777 में कुछ निर्देश जारी किए थे जो बेकारियां से बहुत प्रभावित थे। लेकिन फेरर मानते हैं कि वो कानून कम और एक दार्शनिक घोषणा ज्यादा थे जिनका जमीनी स्तर पर असर सीमित रहा। फ्रांस में बेकारियां की किताब जबरदस्त हिट हुई। वहां के बुद्धिजीवियों पर, लेखकों पर गहरा असर पड़ा। क्रांति से पहले ही वहां माहौल बदलने लगा था और यातना को औपचारिक तौर पर 1780 और फिर 1788 में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अच्छा। पुर्तगाल 1776, स्वीडन 1786 और ऑस्ट्रिया 1789 जैसे कई और देशों ने भी यातना खत्म कर दी, तो असर फैल रहा था। लेकिन इंग्लैंड का क्या, जहां फेरर खुद लिख रहे थे, वहां क्या स्थिति थी? इंग्लैंड की कहानी थोड़ी अलग और ज्यादा जटिल है।
वहाँ बेकरिया के विचारों का असर माना तो गया। बड़े कानूनविद जैसे ब्लैकस्टोन और बाद में जेरेमी बेंथम, उन्होंने उनका जिक्र किया, उनके महत्व को समझा, लेकिन सुधार की रफ्तार बहुत बहुत धीमी रही। अच्छा, क्यों? बहुत मुश्किलें आई हैं। सर विलियम मेरेडिथ ने 1770 में कोशिश की कि आपराधिक कानूनों की समीक्षा हो। बाद में सर सैमुअल रोमिली जैसे लोगों ने सालों तक संघर्ष किया, खासकर छोटी-मोटी चोरियों के लिए जो मौत की सजा थी उसे हटाने के लिए। हाँ, वो रुमाल चोरी वाली बात। जी, लेकिन उन्हें लॉर्ड एलनबरो जैसे ताकतवर जजों और खासकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का जो ऊपरी सदन था, उसके भारी विरोध का सामना करना पड़ा। फेरर बताते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1752 से लेकर 1832 तक, यानी लगभग 80 साल तक, ऐसे कई सुधारों को बार-बार रोका। 80 साल? हाँ, बहुत लंबा संघर्ष चला। आखिरकार 1830 के दशक में जाकर कुछ खास तरह की चोरियों के लिए, जैसे घोड़ा चुराना या भेड़ चुराना या घर में सेंध लगाना, इनके लिए मौत की सजा खत्म हो पाई। तो इंग्लैंड में बदलाव आया जरूर, पर बहुत धीरे-धीरे और बहुत संघर्ष के बाद। तो ये सफर वाकई आसान नहीं था। ये दिखाता है कि जो स्थापित व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हें बदलना कितना मुश्किल हो सकता है, भले ही आपके तर्क कितने भी मजबूत क्यों ना हो। बिल्कुल। और अगर हम आज के नजरिए से देखें तो बेकेरिया का काम आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, मतलब आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव का पत्थर है। उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो आज भी जिंदा हैं, आज भी उन पर बहस होती है। जैसे कि सजा का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ बदला लेना, रेट्रिब्यूशन, या फिर अपराध को रोकना, डिटरेंस? क्या मृत्युदंड वाकई अपराध कम करने में कारगर है? और हमें कैसे कानून चाहिए? क्या वो साफ, निष्पक्ष और मानवीय है? फेर ने 1880 में ये भी लिखा था, जो बड़ी दिलचस्प बात है, कि दंड शास्त्र, पेनोलॉजी यानी दंड व्यवस्था का जो अध्ययन है, वो तब भी काफी हद तक एक प्रयोगात्मक, मतलब एक्सपेरिमेंटल दौर में ही था। अच्छा, 1880 में भी? जी। उन्हें अपराध की संख्या और सजा की सख्ती के बीच कोई सीधा मजबूत रिश्ता नजर नहीं आया। उनका मानना था कि अपराध रोकने के लिए सजा को और सख्त करते जाने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का प्रसार करना और लोगों के रहने सहने के जो हालात हैं उन्हें बेहतर बनाना। ये बात आज भी मुझे लगता उतनी ही सच है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? यही कि सेजारे बेकरिया ने 18वीं सदी में यातना और मृत्युदंड जैसी जो क्रूर प्रथाएं थीं, उन्हें तर्क और मानवता के आधार पर जबरदस्त चुनौती दी। जी। उन्होंने एक ऐसी न्याय प्रणाली की वकालत की जो सख्ती से ज्यादा निश्चितता पर जोर दे, बदले से ज्यादा बचाव पर ध्यान दे और मनमानी की जगह स्पष्ट और समझे जा सकने वाले कानूनों पर आधारित हो। बिल्कुल। उनके विचारों ने पूरे यूरोप में और फिर दुनिया भर में सुधारों को प्रेरित किया। हालांकि ये सफर हर जगह अलग अलग रफ्तार से और अलग अलग चुनौतियों के साथ तय हुआ। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो फेरर के विश्लेषण और बेकेरिया के विचारों से ही सीधे तौर पर निकलता है। हाँ, जरूर। बेकेरिया ने सजा की निश्चितता और शीघ्रता पर बहुत जोर दिया था, है ना? हाँ। फेरर के आंकड़े हमें दिखाते हैं कि 19वीं सदी में भी हकीकत में सजा मिलना कितना अनिश्चित था। और आज भी अगर हम देखें तो दुनिया भर में न्याय व्यवस्थाएं गिरफ्तारी में, मुकदमे चलने में और सजा दिलाने की प्रक्रिया में देरी और अनिश्चितता जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। ये तो है। तो ऐसे में आज की जो बेहद जटिल सामाजिक परिस्थितियां हैं, जहां अपराध के पीछे अनगिनत सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं, क्या सिर्फ दंड व्यवस्था में सुधार करके हम वो प्रभावी निवारण हासिल कर सकते हैं जिसकी कल्पना बेकेरिया ने की थी? बड़ा सवाल है। या फिर जैसा फरारे ने भी इशारा किया था, क्या हमें अपराध की जड़ों पर, यानी शिक्षा, अवसर, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, इन पर कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बेकारिया या फरारे के समय में था।